नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज भाई हम हमारा जो 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे एमसीक्यू डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज को हम लगातार करते रहेंगे और एक वीक में हम लगभग 400 से 500 एमसीक्यू करेंगे। तो फटाफट से देखिएगा, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो आप लोगों के समक्ष है। मानव जनित खतरों के उदाहरण है, यानी कि मैन मेड संकट पूछे गए हैं भाई, यानी कि डिजास्टर आपको बतानी है कौन सी है, रासायनिक विस्फोट, भूकंप, बाढ़ या फिर जंगली आग। तो यहाँ पर हम देखेंगे भूकंप क्या है, प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, जंगली आग जो होती है वो मौसम संबंधी आपदा होती है। तो बच गया क्या, रासायनिक विस्फोट। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक विस्फोट, यानी कि ये क्या है, एक ये मैन मेड डिजास्टर है, यही आपसे पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं 29 अक्टूबर 1999 को ओडिशा में आया चक्रवात, इसका एक उदाहरण है। तो आपको फटाफट से बताना है कि ये किसका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है भाई, ये सुपर चक्रवात का एक उदाहरण है। ये किसका एक उदाहरण है, तो ये सुपर चक्रवात का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई, ये सुपर चक्रवात का। इसके बाद देखते हैं भाई मानवीय कारक जो बाढ़ का कारण बनते हैं। यहाँ पे मानव वाले कारण पूछे गए कि कौन सा ऐसा कारण है जो मानव के द्वारा किया जा सकता है और जिसके कारण क्या होता है भाई, जो बाढ़ का कारण बनते हैं। तो वनों की कटाई, भारी वर्षा, बादल का फटना, बड़ा जलग्रहण, अक्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वनों की जो कटाई है वो क्या बनता है भाई, वो बाढ़ का कारण बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मानवीय कारक जो बाढ़ का कारण बनते हैं वो क्या है, वो वनों की कटाई है। उससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किसका एक उदाहरण है। तो आपको पता है 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसके रिसाव के कारण ये हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी वो आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, यानी कि औद्योगिक आपदा है। किसके रिसाव से हुई थी, गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये कैसी आपदा हो गई, औद्योगिक आपदाएं। अगर यहाँ पर औद्योगिक आपदा नहीं होता तो क्या होता, मानव आपदा भी हो सकता था, मानव निर्मित आपदा, ठीक है। तो फिर वो हो जाता। तो ये आप समझ गए यहाँ तक। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महामारी रोग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर महामारी का मतलब क्या हो गया, पेंडेमिक। महामारी का मतलब क्या हो गया, वैसे एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक सभी महामारी होती हिंदी में तो, लेकिन यहाँ पर महामारी रोग को अगर हम परिभाषित करने की बात करेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी का प्रकोप क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, इसी को हम पेंडेमिक भी बोलते हैं, पेंडेमिक। इसी को हम महामारी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आ गया भाई। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। इनकी डेफिनेशन मैं पहले करवा चुका हूँ। 1994 में सूरत गुजरात में हुआ एक न्यूमोनिक प्लेग किसका उदाहरण है, पेंडेमिक का, एपिडेमिक का या इंडस्ट्रियल डिजास्टर का। तो मैंने आपको बताया था पेंडेमिक जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, यानी कि व्यापक स्तर पर वो फैल चुका है। लेकिन जो एपिडेमिक होता है वो एक क्षेत्र में, यानी गुजरात, यहाँ पर देखो गुजरात में भी सूरत, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को सुनियोजित कर दिया, यानी कि निश्चित क्षेत्र दे दिया। तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर महामारी रोग, और ये डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, एपिडेमिक। क्या हो जाएगा, ये एपिडेमिक आ जाएगा। समझ में आ गया भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर। मैं आपको बता चुका हूँ पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, वो दोनों मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा भाई, कैरिबियाई द्वीपों में चक्रवातों को जाना जाता है, टाइफून, हुरिकेन्स, टोर्नेडो या फिर स्टॉर्म। तो भाई ये इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया तो सारे के सारे तूफान है, तो हिंदी में सारे ही तूफान लिख के आ गया, ठीक है भाई। तो फटाफट से बताइएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, जो कैरिबियाई द्वीप होते हैं इसमें चक्रवातों को हुरिकेन्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं भाई, हुरिकेन्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हुरिकेन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं भाई औद्योगिक खतरों की श्रेणी में आता है। तो औद्योगिक खतरों की श्रेणी में क्या आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, औद्योगिक खतरे यानी कि मानव प्रेरित खतरे। औद्योगिक खतरे यानी कि क्या हो गया भाई, मानव प्रेरित खतरे ही क्या है, औद्योगिक खतरे।
इसके बाद देखिएगा महामारी रोगों में शामिल है। तो महामारी में सारी चीजें शामिल है भाई, हैजा भी महामारी है, चेचक भी महामारी, अक्षय रोग भी महामारी है। अक्षय रोग टीबी होता है, चेचक आपको पता है, हैजा आपको पता है, तो ये सारे शामिल है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सूखा जंगल की आग है। मैंने आपको बताया था कि जंगल की आग क्या है, ये मौसम संबंधी खतरा है। ठीक है भाई, सूखा भी क्या है, मौसम संबंधी खतरा है। अब ना तो ये औद्योगिक खतरा, ना ये मानव प्रेरित खतरा, ना ये हाइड्रोलॉजिकल खतरे, तो ये मौसम संबंधी। और मौसम आपको पता ये नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर प्राकृतिक खतरा हो सकता था अगर मौसम संबंधी खतरा नहीं होता तो राइट आंसर हो गया भाई मौसम संबंधी खतरा। इसके बाद हम देखेंगे भूकंप क्या है। तो आपको बताना भूकंप क्या है, भूभौतिकीय आपदा, हाइड्रोलॉजिकल आपदा, मौसम संबंधी आपदा या फिर मिश्रित आपदा। तो आप सभी को ज्ञात ही है भाई, भूकंप क्या है, भूभौतिकीय आपदा है, यानी कि भूमि से ही रिलेटेड है भाई, तो भूभौतिकीय आपदा हो गई भाई भूकंप। उसके बाद हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा या जंगल की आग, सेम पर्सन रिपीट है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, मौसम संबंधी खतरा ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा में आपदा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है भाई, तो ये सारे के सारे परमाणु आपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, ये संबंधित है परमाणु आपदा से। ना भूकंप कारण है, ना सुनामी, ना महामारी, तो यहाँ सभी पर क्या घटित है, परमाणु आपदा यहाँ से पर घट चुकी है। उसके बाद 14वीं शताब्दी में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो भाई देखो 14वीं शताब्दी में प्लेग, ठीक है भाई, प्लेग को क्या कहते हैं, काली मौत भी बोला जाता है। तो इसने 14वीं शताब्दी में क्या किया था भाई, इसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। किसको प्रभावित किया था, एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। और हरियाणा में जहांगीर के समय में भी प्लेग की बीमारी आई थी, आपने देखा ही होगा। ठीक है भाई, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। जिका वायरस संबंधित है, डेंगू, पीला बुखार, जापानी इन्फ्लाइटिस, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लग रहा भाई, ठीक है, मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूं। वैसे इसका उत्तर उपरोक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। जिका वायरस ये एक अलग चीज है, डेंगू अरबो वायरस से होता है, पीला बुखार अलग है, जापानी इन्फ्लाइटिस अलग होता है, जेई। तो भाई इसको मैं एक प्रकार से छोड़ रहा हूँ। वैसे अगर आ जाता है तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी माना गया है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, तो ये आप कर सकते हो, बट इसकी सेंस बन नहीं रही है कोई भी। अमेरिका में 2001 के आतंकवादी हमले को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको 9/11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसको 9/11 बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न देखो थ्योरी हम कर चुके हैं भाई, एमसीक्यू पे ज़्यादा समय क्यों खराब करें, जब डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। फटाफट से एमसीक्यू करते ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखेंगे गृह युद्ध का उदाहरण है। तो गृह युद्ध सिविल वार आपको पता है, ये तो वैसे भी देखने को मिलता है, सीरियन वार है, सीरियाई युद्ध है, उसी को सिविल वार के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। तो ये तो बहुत बार हमें देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा ये भाई। अगला देखते हैं H1N1 वायरस है। तो H1N1 वायरस भाई स्वाइन फ्लू का वायरस है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्वाइन फ्लू, यानी कि H1N1 वायरस। इंजीनियरिंग आपदा को केवल उन आपदाओं के लिए संदर्भित किया जा सकता है जब यह एक के कारण होता है। इंजीनियरिंग विफलता, डिजाइन दोष, सामग्री विफलता, अपर्याप्त ज्ञान या कम करके लापरवाही, तो ये ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बड़ा बोरिंग सा भी लगता होगा ऐसे पढ़ाते हैं आपको, लेकिन बेटा सच्चाई यही है, जितना आप अपने आप को बोर कर सकते हो, आपको सामान्य परिस्थितियों से अपने आप को दूर ले जा सकते हो, उतना आप सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हो। अब हमारी भी ज़िंदगी में बहुत ऐसे पहलू हैं कि हम भी खुश रहना पसंद करते हैं, किसी को रखना पसंद करते हैं खुश, लेकिन वो पहलू हम दिखाना नहीं चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, ताकि आप लोग उन पहलुओं को देखकर प्रेरित ना हो, आप इन पहलुओं को देखकर प्रेरित हो। जब आपको ये पता चले कि संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, इन्हीं पहलुओं को देखकर आप प्रेरित होंगे तो कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। और जब आप एक वो पहलू देखोगे जिसमें मैं हंस रहा हूँ, मेरी निजी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ,
या मैं आपको हंसा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं आपकी जो हैबिट है उसको बिगाड़ रहा हूँ। तो मुझे हैबिट को बरकरार रखना है, आपको 1-2 साल कम से कम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करना है। और वो तभी संभव है जब आप सामान्य परिस्थितियों से हटकर क्या करोगे, पढ़ने के आदी बनोगे। तो भाई पढ़ने के आदी बनिएगा, और उसी कड़ी में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, 5.7 तीव्रता के भूकंप का केंद्र जो 3 तारीख को आया था जनवरी 2017 त्रिपुरा में, तो वो कहाँ आया था भाई? वो दलाई ज़िला में आया था। कहाँ आया था? ये दलाई ज़िला के अंदर ये आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दलाई ज़िला। राइमा और शर्मा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोमती की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां भाई? ये गोमती की सहायक नदियां आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। त्रिपुरा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये कौन सा है? उसके पास से 8 गुजरता भाई। कौन सा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ पहले किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैं इनको करवा रहा हूँ भाई, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ना आ जाए। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। त्रिपुरा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? मैंने आपको बताया था स्टेट लेवल पर जो भी आपदा प्राधिकरण होगा उसका हेड जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। उसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी, वैसे ये त्रिपुरा से रिलेटेड है भाई, बैटलिंग सिब है, इसको ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों को पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। त्रिपुरा का कुल भौगोलिक क्षेत्र, इसको भी हम छोड़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव निर्मित आपदाओं में शामिल है, तो युद्ध भी मानव निर्मित में है, आतंकवाद भी मानव निर्मित में है, और औद्योगिक खतरा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो किसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है भाई, ये ज्वालामुखी के विषय में भी मैंने शायद ये बताया था आपको, करवाया था आप सभी को। तो ये किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भाई निष्क्रिय ज्वालामुखी का। किसका भाई? निष्क्रिय ज्वालामुखी का में भी हो सकता है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो एक बार देख लेते हैं भाई इसको थोड़ा, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी भाई। और आपकी निजी लाइफ में पढ़ाई के सिवा कुछ और नहीं चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है भाई, कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को तवज्जो दिए रखो और भाई फिर कामयाब होने का मौका आपके हाथ से निकल जाए। तो बिल्कुल सही है भाई, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम में ज़बरदस्त बाढ़ लाने वाली नदी, तो असम में बैराक नदी लेके आई थी भाई ज़बरदस्त बाढ़, ठीक है। इसके बाद लंबे समय तक औसत से कम वर्षा क्या कहलाता है? तो लंबे समय तक औसत से कम वर्षा क्या कहलाता है, ये आपको बताना भाई, फटाफट से बताइएगा। ये घर से फ़ोन आ रहा है, 1 सेकंड में रिप्लाई करूं कि ना करूं। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या कहलाता है। लंबे समय तक औसत से कम वर्षा, अगर अधिक वर्षा होगी तो कहलाएगा बाढ़, और कम वर्षा होगी तो भाई या तो अकाल या सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो सेम सेंस ही बन गई है। तो इसका आप सूखा कर सकते हो, क्योंकि सूखा ही पड़ेगा, सूखा भी अकाल ही होता है, ठीक है। कम वर्षा अगर यहाँ पे अधिक होता तो फिर बाढ़ हो जाता भाई, ठीक है, अधिक होता तो बाढ़ हो जाता। बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है वनीकरण करके, बांध का निर्माण करके, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, और ऐसे ही हम लगातार प्रश्न करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।